एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का मंच पर स्वागत करें। तालियां बजती रहे, तालियां ना रुके। आप सभी से अनुरोध है और अपनी अपनी सीट भी ग्रहण कर ले। मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और मंच की बागडोर संभालें और इस सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ जाएं। ये क्या रखा? हेलो। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। युवाओं की धड़कन माने जाते हैं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और जाहिर है जेजेपी इन्हें अगले सीएम के तौर पर पेश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि अब तक का जो कार्य रहा, आपको इसकी कहीं ना कहीं इसकी भनक होगी, मैं पूछूंगी। सबसे पहला सवाल, अब तक का जो कार्यकाल रहा गठबंधन की सरकार में, बतौर डिप्टी सीएम कैसे आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसा प्रदेश में कर दिखाया जो शायद लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोविड जैसी कठिनाई का दौर हमने झेला, किसान आंदोलन की हीट सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेली तो हमने झेली। उसके बावजूद भी कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट आम जन को बेहतर सुविधाएं दे, उस फोकस पे काम किया। और मैं मानता हूं मेरी लाइफ में इस एज में ये सीखना शायद बहुत कम लोगों को मिला है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से प्रदेश के अंदर उस विजन को जो मैं बाहर पढ़ा, बाहर देखा, हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कराने में कामयाब रहे। अब चूंकि चुनाव में जाने का वक्त भी करीब है, दुष्यंत चौटाला अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि प्रदेश के अंदर किसान को उसके एक एक दाने की पूरी कमाई उसके खाते में हमने पहुंचा कर देने का काम किया। और आज आपके साथ बैठा हूं, प्राउडली कह सकता हूं कि सरसों और गेहूं की आज 62% लिफ्टिंग हम कर चुके हैं और उस 62% लिफ्टिंग के अंदर 60% तक की पेमेंट हमारे द्वारा, जो कि 8300 कुछ करोड़ है, ट्रांसफर कर दी गई है। और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी इतना जल्दी किसान को उसके खुद के खाते में कभी पैसा मिला होगा। और मैं प्राउडली कहता हूं कि आज सर छोटू राम हो, चौधरी देवीलाल जी के शरीके के जो लोग थे जिनने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उनका कहीं ना कहीं एक सपना होता होगा कि अन्नदाता के कमाई का एक एक रुपया उसके समय पर मिले। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। और मुझको लगता है, कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली, मेरे लिए इससे प्राउड कोई और चीज नहीं है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन का फायदा मिला है, उठाया है हमने। आज राशन कार्ड इनकम 180 पे पहुंचती है और बन जाता है। बुढ़ापा पेंशन आपकी आय 60 होती है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, बन जाता है। आज बेसिक एमिनिटी की 570 सुविधाएं हमने सरल पोर्टल से जोड़कर डिजिटलाइज करने का काम किया। और आगे भी ये काम को रुकने वाले तो है नहीं, नेवर एंडिंग जॉब्स हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि का सवाल पूछा तो आपने सबसे पहले बात की किसानों के। विरोधी ये कहते हैं दुष्यंत जी की किसान तो सबसे अधिक परेशान अगर किसी सरकार में रहे हैं तो वर्तमान सरकार के, जिसमें किसान आंदोलन का भी जिक्र होता है कि भारत निर्माण के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा की सीमाओं पर हुआ। 700 किसानों की जान गई, जो कि सरकार का अपने आप में फेलियर रहा। देखिए, किसान परेशान है किस चीज से? नेचुरल डिजास्टर आता है, ओलावृष्टि, बारिश, परेशान किसान से ज्यादा सरकार होती है उस समय, क्योंकि हमें उस किसान की भी चिंता है जिसकी फसल खराब हुई है, उस आदमी की भी चिंता है जिसका मकान गिरा है।
हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड कितना आया, उससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना डैमेज होता है वो भी हमें देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कितनी जल्दी गिरदावरी होगी, कितनी जल्दी मुआवजा जाएगा। आप खुद बताइए, 4-4 महीने ओलावृष्टि के बाद पटवारी रिपोर्ट नहीं भेजा करते थे। आज क्षतिपूर्ति से 16 लाख एकड़ की गिरदावरी सिर्फ 7 दिन में हमने पूरी कराई। क्या ये पॉसिबल कर नहीं दिखाया? और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मई महीना, अभी तो 2 दिन बाकी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स आनी मेरे पास शुरू होगी। मई महीने के अंदर हम मुआवजा पुश करने का काम करेंगे। मैं तो आपके शो पे कोई कागज नहीं लाया, आप ही की टेबल पे एक चेक है, मैं चाहता हूं उठाओ इसको, आप खुद उठाओ। अच्छा, ये अभी ये पिछले इंटरव्यू में भी उठाया था। ये कांग्रेस के राज का चेक पड़ा है। ये देखिए, मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि हमने नहीं रखा है, ये सीएम की ओएसडी जवाहर यादव रख कर गए थे। और इस चेक पे साफ लिखा है कि 2 रुपए 2.5 रुपए किसान को दिए गए। उन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा से जो लोग किसान की दुर्गति करते थे, आज वही आरोप लगाए कि हम किसान की नहीं सुनवाई कर रहे। अच्छा, इससे निंदनीय बात जो लोग 2 रुपए या 2.5 रुपए का मुआवजा देते थे, एक तो पोर्टल को लेकर सवाल उठाते हैं कि ये तामझाम समझ नहीं आता किसानों को। दूसरा, बोनस की मांग हो रही है। हुड्डा साहब कह रहे हैं 500 रुपए बोनस दे राज्य सरकार गेहूं वाले किसानों को, तो गेहूं पर एमएसपी के साथ साथ 500 रुपए बोनस मिले। इसमें दुष्यंत चौटाला क्या कहेंगे? 2 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा, 10 साल हरियाणा प्रदेश के 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे। मैं तो आपके चैनल से आंकड़ा पूछ लेता हूं, उनने कितने बोनस दिए यही बता दें। ये फैक्ट है। जो आज मांग कर रहा है वो 10 साल के राज में मुखिया होते हुए 1 रुपए का बोनस नहीं देके गया। लास्ट बोनस किसी ने दिया प्रदेश में तो चौटाला साहब ने 50 रुपए का दिया था। और ये फैक्ट आपके रिकॉर्डेड शो में नहीं, लाइव शो में बोल रहा हूं। और ये चीज आज आप वो आएंगे मेरे बाद पूछ भी लेना कि 10 साल में जब क्षति हुई, जब असलियत में क्रॉप को डैमेज हुआ, अकाल जैसी हालात 7-8 में आई, जब उनने कभी एक बार भी विपक्ष की नहीं सुनी। हम तो मुआवजा भी 9,000, 12,000, 15,000 देंगे। आज एमएसपी के ऊपर प्रदेश में 57 लाख मेट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं। 15 तारीख तक गेहूं की प्रोक्योरमेंट प्रथा चालू है। 409 मंडियां बनी है। भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में तो 200 से ऊपर मंडियां ही नहीं बनी कभी। ऐसी हालत होती थी, किसान ट्रैक्टर लेके आता था और मंडी के गेट से अंदर जाने के लिए 2-2 रातें उसको अपनी ट्राली के ऊपर सोना पड़ता था। आज मैं आपको कहता हूं कि हरियाणा न्यूज का कैमरा 408 परचेज सेंटर में भेज दो रात को, एक भी मंडी ऐसी नहीं है जिसमें ट्रैक्टर की ट्राली अनलोड ना हुई हो और किसान ऊपर सो रहा है कि उसका दाना चोरी करके ना ले जाए। ये व्यवस्था हमने बनाई। लिफ्टिंग को लेकर अब आरोप है कि जो टेंडर किए गए वो टाइम रहते नहीं किए गए, पहली बात। और अब जितना आनंद फानन में करवाए जा रहे हैं डीसी के जरिए, उसमें बड़ा घोटाला हुआ के जो टेंडर दिए गए उसको लेकर भी अगर जांच हो तो बड़ा घोटाला हुआ है। नेता विपक्षी कह रहे हैं। एज ए रिपोर्टर आपको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट फैक्ट्स कोई चीज घोटाला शब्द के साथ किसी पे मत डालिए। आपको यह भी नहीं पता होगा कि एमएलसी और एमटीसी की फुल फॉर्म क्या है। आप कहते हो घोटाला हो गया, ये भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। दुष्यंत जी, मैं आपको, आप उनसे पूछ लेना। अगर नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि जांच हो तो घोटाला हो, अब मैं उनको तो ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि हुड्डा साहब इसे घोटाला मत कहिए। दुष्यंत चौटाला कोई शब्द पसंद नहीं है। दुष्यंत जी, हमें भी समझिए, मीडिया की भी अपनी लिमिट्स भी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हम विपक्ष की आवाज भी उठाएंगे और सरकार से, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो सवाल पूछेंगे। मैं आपको चीज बताता हूं कि 1983 के रेट में 2006 में आपके जहां बैठे इसके पड़ोस में एसोसिएट जनरल लिमिटेड को चीफ मिनिस्टर सारे अधिकारियों की पावर को ओवरराइड करके जमीन ले जाता है। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और उसमें लिखता है कि नहीं 83 के रेट में जमीन देंगे। ये स्कैम है। ये कहना कि डिले हो गया उसमें घोटाला है, स्कैम नहीं है। बायलॉज है कि अगर 10% इंक्रीज से ज्यादा कोई टेंडर आता है तो उसको रीफ्लोट किया जाएगा। एक बार करा गया, दोबारा किया जाएगा,
दोबारा करने के बाद स्टेट लेवल पे कमेटी है कमिश्नर सेक्रेटरी के अंडर, वो उस पे फैसला करेगी। अगर वो सेटिस्फाइड है तो अप्रूव करेगी, डिससेटिस्फाइड है तो फिर तीसरी बार टेंडर होगा। गुआना मंडी की बात है, सिर्फ फैक्चुअली बताता हूं कि स्टेट लेवल कमेटी ने जो टेंडर बिडिंग आई थी उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में तीसरी बार टेंडर हुआ। उस समय के बिडर्स ने रेट को डिक्रीज किया। रेट डिक्रीज होने के बाद एमएलसी का मंडी ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया, एमटीसी जिसको बोलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। देने के बाद उस आदमी ने संसाधन जोड़ने शुरू करे, क्योंकि मंडी में गेहूं पड़ा है लाख मेट्रिक टन, एक ट्रक में तो जाएगा नहीं। संसाधन जोड़ने का काम किया। मेरी कल रात को डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, उस दौरान वहां पर धरना दिया गया। हुड्डा साहब की तो नॉलेज इतनी ज्यादा है कि एक अखबार ने छाप दिया कि शमशान घाट में गेहूं बिकी, और वो चले गए वो शमशान घाट वाले मदीना में नहीं, रोहतक की मंडी में, और वहां जाके कहते हैं शमशान घाट में गेहूं बिका। शमशान घाट में गेहूं नहीं बिका। शमशान घाट और जो परचेज यार्ड था उसके बीच में सड़क है, और शमशान घाट की चार दीवारी नहीं है, और वो जो परचेज सेंटर के एरिया था वहां आड़ती ने गेहूं गिरवा ली, और ज्यादा गिर गई तो सड़क पे आ गई, और किसी भाई ने बड़े अच्छे एंगल से फोटो खींच दी। मगर एक फायदा हो गया कि मदीना के अंदर उस फोटो और भूपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद उस शमशान घाट की चार दीवारी में जरूर बनवा दूंगा। अच्छा। उस गांव को लाभ हो गया। ठीक है, देखिए घोटाले तो आप लोग भी विपक्ष में रहे, बहुत आसान है किसी भी पार्टी के लिए कहना कि सरकार घोटाले करी, विभाग ने घोटाला किया, और नेता विपक्ष भी उसी तरह से कर रहे हैं, तो उसमें बहुत नाराज होने वाली बात नहीं मैं है। आपको फैक्चुअली बता रहा हूं। आप वर्ड घोटाला यूज करते हो, आपके पास एविडेंस क्या है? आपने बना दिया शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। जब आप लोगों से पूछ आ जाए कि बताइए क्या, ये तो विपक्ष ने आरोप लगाए। बिल्कुल। एज ए रिपोर्टर आपको भी तो इतना सोचना चाहिए कि आप देश के अंदर एक चीज फीड करते हैं। जिस वक्त आप सांसद होते थे, आप भी अभी जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं उनके खिलाफ एक घोटाले की बात करते थे, तो हम उसे भी दिखाते थे। नहीं, आप बताइए, मैं आपको फैक्चुअली बताता हूं। वो भी दिखाते थे जब मानहानि के नोटिस इधर से उधर होते, हम मीडिया हैं, हम एक अरे मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूं। मेरी आज तक की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पेपर, बिना फैक्चुअल फिगर्स आपने कभी बैठते हुए देखा है? अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं। बल्कि आज आपके शो में तो आपके टेबल पे ही पेपर पड़ा मिल गया। और ये स्कैम थे जब फार्मर्स को 6-6 साल बाद 2 रुपए के चेक दिए जाते थे। आपने जो स्कैम कहा, मैं इसी शब्द को लेकर हुड्डा साहब से भी सवाल पूछूंगी। अभी किसानों को लेकर हमने बात की, और जो घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको शायद इस बात का आइडिया होगा कि मैं पूछूंगी, मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में भी पूछा था। तो इस बात तो या तो प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि आपकी छवि खराब करने के लिए, या ये केवल एक इत्तेफाक हो सकता है। आप इसको घोटाला कहें, कुछ भी कहें, मैं तो ये आप लोग कहते हैं हम खुद सामने ला रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना। बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि सोना भी तब तब के कुंदन बनता है। अभी तो मैं 35 साल का हूँ और सारे 70 साल वाले डर रहे हैं, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या है? आप थ्रेट है उनके लिए, आप मान रहे हैं, आप उनके लिए, आपसे डर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सबका अगर टारगेट एक मैं ही हूं कि घुमा फिरा के स्टेट में कुछ हो जाए, दुष्यंत आरोपी है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। इसका मतलब आई एम अ चैलेंज फॉर देम। और मैं इस चीज को ना कमजोरी मानता, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि हाँ, अगर कोई मेरे को दिखाता है कि ये चीज गलत हुई है तो मैं एक्शन भी लेता हूं। आपने कभी सुना हो पिछले 3.5 साल में कि मेरे आगे कोई चीज आई और मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट गेट इट इंक्वायर्ड? आई एम द फर्स्ट वन जो कहता है इसके ऊपर इंक्वायरी कर, इसके ऊपर एक्शन लो। और आज उसका नतीजा है कि सिस्टम सुधरे हैं। जो लोग कहते हैं घोटाले हुए, उन लोगों से नंबर पूछ लेना। मैं आपको 3.5 साल के अंदर 3 विभागों की ग्रोथ बता सकता हूं। सिर्फ 3 के नंबर्स तो मेरे हाथ में हैं। मेरी रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी 6100 करोड़ थी, आज 10,500 करोड़ क्रॉस कर चुकी है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये 3 साल की ग्रोथ है। एक्साइज ड्यूटी 6200 करोड़ थी, आज सुबह मैं मीटिंग लेके आया हूं अगले एक्साइज ईयर के लिए, और ईयर एंडिंग में अभी मेरे पास 1 महीना पड़ा है। वी हैव क्रॉस 10,000 करोड़, 200-250 करोड़ और आएंगे। और जीएसटी कलेक्शन
2019 में जब कॉम्पेंसेशन सेस मिलता था 20,000 करोड़ से कम थी, आज 36,000 करोड़ है। हरियाणा इज नंबर 1 टैक्स कलेक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर इंक्रीज। अगर मैं ये लूप होल्स जो बनाए गए थे लोगों को फायदा देने के लिए, ये बंद ना करता तो शायद इतनी ग्रोथ रेट प्रदेश में कभी नहीं मिलती। हमने नया हरियाणा रोड शेड्यूल एक्ट जो रेट होता है HSR जिसको बोलते हैं, वो बनाया और बनाकर पब्लिश किया, और पब्लिश कर आज ये नतीजा है कि पहले टेंडर +30 +40% में जाते थे, नए HSR के बाद -20 -10 में जाते हैं। और आज उसका बेनिफिट स्टेट के एक्सचेकर को भी बढ़ रहा है, स्टेट के डेवलपमेंट प्रोसेस को भी बढ़ रहा है। किसान के साथ साथ कर्मचारी की अगर बात करें, ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और पड़ोसी राज्य हिमाचल में इसका फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को। आप लोगों का भी वादा था, बिल्कुल वादा था, OPS और लागू करने उसके ऊपर निरंतर चर्चा हुई है। हरियाणा ने अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% कर दिया। उसके बाद कई कर्मचारी चीफ मिनिस्टर से भी मिले, मुझसे भी मिले। ये डिसाइड हुआ कि हम इसको फर्दर एक्सपैंड करने का प्रोविजन करेंगे एनपीएस को, और उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई चीफ सेक्रेटरी पीएससीएम की और एसीएस फाइनेंस की, जो बैठ के रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो इस पे चर्चा करेगी। इन द मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमेटी बना दी। आप जो कह रहे हैं ना हिमाचल ने कर दिया, ये भी ऐप नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए डालना चाहूंगा कि ओपीएस से एनपीएस जब बना था, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई स्टेट ये कहती है, कोई स्टेट का नेता है, ये गवर्नमेंट का नेता ये कहता है कि हम राज्य में आगे। आप लोग इसमें अब बदला अगर होगा तो आप मानते हैं कि इसमें, मुझे इस बात की तो जानकारी है सरकार क्या कह रही है, इतनी उम्मीद तो आप मेरे से कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम कांग्रेस उस दिशा में कदम उठा रही है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया कदम था, नहीं उठ रहा। राजस्थान कितना पॉसिबल है, नहीं है, उसमें एक सरकार का स्टैंड क्लियर है दैट हम करना चाह रहे हैं। मैं आपको बड़ा फैक्चुअली बता सकता हूं। विधानसभा में आप कुछ पारित कर दो, इट इज जस्ट अ रेजोल्यूशन दैट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पार्लियामेंट उसको बनाती है और पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है, तभी जाके स्टेट को वो नोटिफिकेशन मिलेगी कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप उसको लागू कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इलेक्शन एजेंडा है कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। जी, तो आप लोगों ने चुनाव में वादा किया था, तब आप लोगों को जानकारी थी इस बात की? बिल्कुल थी, और उसी के बाद तो हमने 10 से 14% स्टेट में करवाया टू बैलेंस इट आउट। और निरंतर केंद्र में जब भी मेरी मुलाकात सीनियर लीडरशिप से हुई है, मिनिस्टर्स फाइनेंस से हुई है, हमने आग्रह किया है कि इस पे विचार किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे मोमेंटम बन रहा है, लोग चाहते हैं, एम्प्लॉयज चाहते हैं, कई दिक्कतें एनपीएस के अंदर आ रही है, और उसको देखते हुए जो कमेटी केंद्र ने अभी रिसेंटली बनाई है, मुझे लगता है कि विद इन कमिंग मंथ्स उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैसला आएगा। हालांकि सीएम ने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र किया कि एक सीनियर अधिकारी ने मैसेज भेजा कि अगर ओपीएस को लागू किया गया तो दिवाली जैसे हालात होंगे, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये नहीं था। तो ये गठबंधन की दोनों पार्टियों में ये तो क्लियर है कि बीजेपी का वादा नहीं है ओपीएस का। नहीं, मैं मानता हूं, है ना? मैं कब कहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट है, मगर हमने बैठ के 10% को 14% जो गवर्नमेंट शेयर है बढ़वाया है ना। सीएम साहब से मैंने आग्रह किया, उनने माना, और मानने के बाद ये चीज बढ़ी। आगे हमें क्या करना है, कैसे हम इस पे चर्चा करेंगे, ये विषय भी समय अनुसार आते रहेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर बात करें, ई टेंडरिंग को लेकर भी कांग्रेस का वादा है जैसे ही चुनाव में आए और उसके बाद अगर सरकार में आए, ये सिस्टम सारा खत्म कर दिया जाएगा ई टेंडरिंग का। चलो, अच्छी चीज है, पारदर्शी चीज। हाँ, ओपन एक्सेस में आई है, उसको कोई रखना चाहता हो, कोई खत्म करना चाहता हो, कोई उसको एट ईज लाना चाहता हो, वो तो हर आदमी के अलग विचार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो उनके विचार है वो देश हित के लिए है। हमने एक नया कदम उठाया है, जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया, वो इस विजन के साथ उठाया कि छोटे से बड़ा बिल्डर अपने आप को ऑनलाइन सबके बराबर ला सकता है। धक्के से, भेदभाव से किसी एक को काम मिलता हो, वो प्रथा रोकी जा सकती है। और एक और पर तो बात करी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई लाओ, नए लोगों को, नई एनर्जी को लाओ, और वहीं वो 20 लोगों को फायदा पहुंचाते निरंतर रहो। उस प्रथा को रोकने की ओर ये कदम है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो आपकी मर्जी है।
हाँ दिखते आएंगी, मैं भी मानता हूं, पंचायत में आएगी। सड़क बननी है 5,10,000 की, और उसके लिए आपने टेंडर लगा दिया 21 दिन का। जो काम 5 दिन में हो सकता था वो अब 21 दिन के बाद, सारी टेक्निकलिटी देखने के बाद 1 महीने बाद हो रहा है। समय लगेगा। हाँ, कोई भी चीज नई आती है उसमें समय लगता है, लोगों को दिक्कत आती है। मुझे याद है जब हमने ई खरीद शुरू करी थी, जब धरने प्रदर्शन किए गए थे कि किसान को पैसा ना दो, आड़ती के खाते में दो। मैं सिरसा मंडी, फतेहाबाद मंडी में जाके आया हूं 2 दिन पहले। आपको पता है आड़ती खुश है कि हमारा पेंडा छुटा सीधा खाते में पैसा जाता है, भाई मेंटेन नहीं करनी पड़ती। कितना फायदा उनको हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट से। उनकी आड़त टाइम पे आने लगी, नहीं तो 2-2 साल तक कांग्रेस के राज में तो आड़त भी नहीं दी जाती थी। तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी है। इसके साथ साथ देखिए डीजीपी के जो बयान आए, अगर आप सहमत हो, मैं तो बयान बताऊंगी किसने क्या कहा। आपने कहा कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि शुरुआत में हो सकता है कि तकनीकी रूप से कोई चुनौती या रहे कि चैलेंजिंग रहे सिचुएशन, आपका ही बयान था। दिग्विजय ने कहा हम सरपंचों के साथ हैं। नैना चौटाला जो कि वारडा विधायक हैं, आपकी मदर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इस आवाज को उठाएंगे। देवेंद्र बबली जो कि आपकी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, विभाग के मंत्री वो हैं, उनके बयान तो वाकई हैरान करने वाले थे कि चोर थे, करप्शन के दीमक हैं, इनको पैसा खाने की आदत हो गई है, अब पैसा नहीं खाने दिया जाएगा। तो ये अलग अलग बयान क्यों थे सर? ये अलग क्या पार्टी इसमें आप किस विषय में क्या बयान दिया गया? हम सरपंचों के साथ है, मैं तो कहता हूं आज भी हूं। हमारी सबसे छोटी सरकार है, उनके साथ क्यों नहीं है? प्रदेश चलाने के अंदर रूरल गवर्नेंस का मॉडल कोई है तो पंचायत है, और देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। आज उनके गांव में उनको मेजॉरिटी वोट शेयर मिला है, तब जाके तो उनकी नुमाइंदगी हुई है। जो बात आप कह रहे हो कि हम उनके साथ है, उनके साथ थे इसलिए तो 2 लाख से 5 लाख हुआ। इसलिए तो पावर डेलीगेट करेगी निचले लेवल तक कि आप इनके काम जल्दी हो, 7 दिन के टेंडर हो, ये सारी व्यवस्थाएं बनी। ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया कि उनको फाइलें चंडीगढ़ ना लानी पड़े, सब डिजिटली मूव हो। और आप बोल रहे हो कि कोई कहता है भी चोर है। देयर हैव बीन केसेस कि आपको हैरानी हो जाएगी कि डिप्टी कमिश्नर लिखता है गांव पंचायत की 1 एकड़ के अंदर 1 फुट मिट्टी उठाओ, और पता चलता है अपने खाते में 27 एकड़ की 4 फुट मिट्टी बेच गया। 3 करोड़ का स्कैम था। इन्वेस्टिगेट हुआ, सरपंच जेल में गया। तो अब उसको क्या बोलोगे? ईमानदार था? सभी को नहीं कहा जा सकता, सभी को नहीं कहा जा सकता, चोर सब नहीं हो सकते। ये डॉक्टर साहब की ओर से कहा भी गया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया कि सभी को चोर नहीं कह सकते। आज बोलता हूं, जिसने ये बात सुनी है कि सब चोर है, वो भी दिखा दो आप। तो आपका ये स्क्रीन लगा हुआ है, तो अजय सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया भी दिखाई। डॉक्टर साहब के लिए उनने क्या कहा और डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, उसपे मैं पूरी तौर पर डॉक्टर साहब के साथ हूं, सहमत हूं। और उसके लिए जिसने कही बात उसने गिल्टी भी फील किया। बारी बारी एक चीज किस विषय में बोली गई उसको उठाने का कोई बेनिफिट नहीं। सारे सरपंच चोर है, चला के दिखाओ। हाँ, कई ऐसी गड़बड़ियां हुई थी उनको परेशानी है, जो फैक्चुअली प्रूव हुई। एक केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, एक गांव में एक्विजिशन हुई, 8 करोड़ रुपया मुआवजा आया, सरपंच ने अपने पर्सनल खाते में डलवा लिया पंचायत से निकाल के। कंपनी बनाई, लैंड खरीदी, कॉलोनाइज करी, लैंड बेची। जब आरटीआई लगी 8 करोड़ की तो 8 करोड़ चेक वापिस डाल दिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया। अब आप उसको क्या कहोगे? ईमानदार सरपंच था, 2 साल पैसा यूटिलाइज कर गया। जो बेईमान है, जिसने चोरी करी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हम एक्शन लेते हैं। 5100 रुपए का वादा था, चूंकि अब चुनाव में जाने का वक्त है। आप बहुत बार आप कहते हैं कि हम चुनाव में जाने से पहले करेंगे। बीजेपी का वादा था 3100 रुपए का। तो क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा? क्या कोई बीच का नंबर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसमें निरंतर चर्चा चलती रहती है। 3 फाइनेंशियल बजट्स आए हैं, तीनों फाइनेंशियल बजट्स के अंदर 250 रुपए की ग्रोथ हुई है। आज 2750 रुपया हर बुजुर्ग को 1 अप्रैल से बुढ़ापा पेंशन का मिल रहा है। दोनों पार्टियां इस पे हर साल बैठ के चर्चा करती है, और हम ग्रोथ के ऊपर अगर 3100 पहुंचाना होता तो फिर 200 पहुंचता। तो 5100 की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकता, मेरे 10 विधायक हैं कि हाँ 5100 पहुंचाऊंगा। मैं प्रयासरत हूं और प्रयास करता रहूंगा। अगर हमारा रेवेन्यू स्टेट का भी उतना पहुंचता है तो क्या पता पहुंच जाए। भविष्य किसने देखा है?
सूद सी बैठेगी उस दिन 5100 भी अनाउंस हो जाएगा। 5100 भी बड़ी बात कह रहे हैं आप हरियाणा न्यूज के मंच पर। यानी अगर पॉसिबल हुआ, राजस्व ने या सरकार के खजाने ने अलाउ किया और गठबंधन की सरकार ने मिलकर कदम बढ़ाया तो 5100 भी हो सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। तो ये बड़ा वादा था। ओपीएस को लेकर भी हमने बात की। जो चलो एक चीज से मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग एक ही पॉइंट क्रिटिसाइज कर सकते हो हमारे मैनिफेस्टो का, जो मैं पूरा करवा नहीं पाया। दूसरा आप बता दो। हम क्रिटिसाइज करवा के आपसे ये हमारा मैं- प्रयास है कि हम ये वादा पूरा करें। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, जो है मेरे लिए उम्मीद कर खुशी रहे हैं की दुष्यंत बात से। है। जी। आप ये नहीं कह सकते तू 75% नहीं ला पाया, उस पर आप ये नहीं कह सकते तू एचटेट का पेपर 50 किलोमीटर में नहीं करा पाया, आप ये नहीं कह सकते तूने हाईकोर्ट के अंदर हिंदी लागू करवाने का काम नहीं किया, जी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ग्राम पंचायतों को एसएफसी का पैसा ऑन पॉपुलेशन रेशो नहीं देने का काम किया। आप मुझे हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो और ये क्रिटिसाइज कर दो, ये आप काम ये नहीं। बताएं दुष्यंत जी, जो आपने अच्छा किया हो तो बहुत अच्छी बात है ना, उसकी हम तारीफ करते हैं। जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं हुआ उसके लिए तो सवाल रहेंगे जब तक नहीं होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। कि आप मुझे याद कराते रहते और मैं याद मेरे दिलाते प्रयास रहते करता हैं। रहता हूं। जी। और ये आपके- चीज इस एज के अंदर इस पोस्ट पे बैठकर ये अपॉर्चुनिटी को मेरे को अवेल करने का मौका मिला, तब हम मुमकिन कर पाए हैं। अभी तो 50 साल राजनीति करनी है, रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा मैं। ये अभी तो आप बात- ये सोचो हम कितने और ऐसे अच्छे बदलाव लाएंगे जो हमारे प्रदेश को भी 2-3 सेक्टर्स पे नंबर 1 लेकर आए हैं। हम हर चीज के अंदर हरियाणा को एडवांस करेंगे। सिविल एविएशन जो एक डेड जोन था, आज हमने उसको प्रदेश के अंदर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का अवसर बना दिया कि लोग उस पर चर्चा करते हैं। आज आप ये नहीं कहलाते कि जो मारुति, हीरो होंडा हमारा प्रदेश लठ खा के छोड़ के भाग रही थी, उसका दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई ला पाया है तो हम खरखोदा में ला पाए। और खरखोदा गुड़गांव से बड़ा शहर 20 साल बाद आपको बनेगा। शायद मौका मिले तो 20 साल बाद यूं बैठूंगा जब आप कहोगे कि जी वो काम जो आपने किया था, प्रदेश की तस्वीर बदली। अगर उस वक्त बात हुई तो ये 5100 वाली बात बार बार इसलिए भी आ जाती है क्योंकि इन दिनों बड़े हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि हम 6000 रुपए कर देंगे। और जब भी वो 6000 कहते हैं तो वो दुष्यंत के कहे 5100 हर बार याद दिलाते हैं कि ये तो नहीं कर पाए लेकिन हम कर देंगे। मैं तो फिर बोल देता हूं, इसको 5100 हो, 6000 हो, 7000 हो, 11000 हो, 15000 हो, 20000 हो, जितना भी ये बढ़ेगा उसका फायदा पॉलिटिकली किसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो भविष्य की गर्भ में है। हमारे बुजुर्गों का सम्मान तो बढ़ेगा। चौधरी देवीलाल ने तो 100 का पौधा लगाया था, ये 2750 पहुंच गया, 2250 तो नहीं आया। और वो बुजुर्ग जिसको 250 फालतू मिलते हैं वो 5100 की वेट जरूर कर रहा है मगर फिर भी आशीष देता है, 750 बढ़ गए। और ताऊ वाले में 2650 बढ़ गए। तो आपको संतुष्टि है इस बात से, मलाल नहीं है कि 5100 नहीं हुए? आपको अच्छा लग रहा है कि कम से कम 2750 हम कर पाए? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि जो चीज 100 रुपए से चौधरी देवीलाल ने शुरू करी, चौटाला साहब उसको 3 पे लेके आए, हुड्डा जी उसको 10,000 पे लेके आए, सीएम साहब ने 2000 करी और आज गठबंधन सरकार ने 2750 करी है। ये क्या अच्छी चीज नहीं है? हमने कोई कैंची तो नहीं चलाई कि 1 रुपया बुढ़ापा पेंशन का बढ़ाने का मतलब है 3.8 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अधिक। 100 रुपए का मतलब 380 करोड़। 380 करोड़ को मल्टीप्लाई करोगे आप 7.5 से, जो 750 बढ़ा है, कितने 100 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट डाला सरकार पे? सरकार 10,000 करोड़ के आसपास दे रही पेंशन के लिए। अभी जो सीएम साहब ने जो आंकड़ा बताया गया, मैं आपको सिर्फ 30 लाख से अधिक सिर्फ बुजुर्गों को 750 पेंशन रुपए दी की जा रही है। कैलकुलेशन बता जी, रहा हूं। ठीक है, मैं टोटल अमाउंट को बता रही हूँ। लगभग अब ये, लगभग 2370 करोड़ रुपया सालाना 750 रुपए बढ़ने की वजह से आज बढ़ा है। ठीक, मगर किसी की हिम्मत नहीं होगी आने वाले भविष्य में, ये चाहे 3000 पहुंचे 4000 पहुंचे, इस पे कैंची नहीं कर पाएगा। उनकी आशीष बढ़ाने वाले को मिलती रहेगी मगर किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि घटा कर दिखाए। ये आप अच्छी बात कह रहे हैं कि कम से कम नहीं होगा, बढ़ाएंगे जो भी होंगे सत्ता में। ये गठबंधन को लेकर दुष्यंत जी बयानबाजी जो हो रही है कि हम तो कांग्रेस से भी कर लेते, कांग्रेस नहीं मानी, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का एक बयान आया
कि हमसे किसी ने बात नहीं करी। दिग्विजय ने उस पर क्लैरिटी दी कि बात हुई। अब बापू बेटों में अंतर देखो, बड़ा कहता है नहीं हुई, छोटा कहता है हुई, फिर बड़ा भी मान गया हुई। इतनी चर्चा आप लोगों ने अखबार में छापी जो मैं पढ़ पाया। अब इससे ज्यादा कोई आपसे चर्चा की बात है? मैं तो बड़ा पॉजिटिवली भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन में हूं, और बड़ा पॉजिटिवली प्रदेश को हम 3.5 साल से चला रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई नू निकर है। और अगले 1.5 साल में भी इसी पॉजिटिविटी के साथ हम काम करते रहेंगे। ये करीब 4 साल बाद ही चर्चा क्यों? ये तो आप जिसने शुरू करी उससे पूछने का काम करो। मैं तो आपको बता रहा हूं, से कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ये कह रही कि आप लोग यमुना पार का नारा देकर आए थे, लेकिन अरे वो तो भाई शुरुआत में मैं क्या आपसे नई बात कही जिससे मैं चर्चा आपसे शुरू हुई? ये पूछ लेता हूं ज्योति जी कि ये जो विषय आप भी आपने छेड़ा है, इसकी क्लैरिटी दे दी। एक नेता ने कहा कि मेरी बात नहीं हुई, दिग्विजय ने कहा बात हुई, उनके बेटे ने कहा बात हुई, उनने फिर डिनाई किया बात नहीं हुई, और लास्ट अखबार की कटिंग में जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है बात हुई। अब अगले या अगर बात कर लेते हैं अगर इसी विषय या पर। तो वो छुपा रहे थे, अब बताना पड़ गया, या फिर एज के साथ वो भूलना शुरू हो गए। दो ही चीज हो सकती है। मैं तो बड़ा क्लियर हूं, उस समय बात हुई, हमारा साथ जाना नहीं लिखा था, हमने सोचा भी नहीं उस तरफ, और मजबूती के साथ अलायंस प्रदेश में चले, प्रदेश का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का अलायंस हुआ। अलायंस आज भी चल रहा है। लोग तो 15 दिन बाद, 15 महीने बाद, 3 साल बाद, 3.5 साल हो गए, ये तो तुड़वा के सोते हैं रात को। ये चर्चा मैंने आज एक बीजेपी नेता से भी पूछा, ये चर्चाएं रोजाना कहां से आती हैं कि इतने दिन और चलेगा गठबंधन? 1 महीने बाद, ज्योति जी, 2 चर्चा महीने बाद, कहीं से 6 नहीं महीने आती। बाद। ये हम 4 साल से सुन रहे हैं। अरे चर्चा कहीं से नहीं आती, चर्चा सिर्फ हेडलाइंस बनाने से आती है। कौन क्या बोलता है, कौन किस सवाल में क्या सवाल पूछ लेता है, और उसका जवाब ये होता है। मैं तो 3-4 दिन पहले फतेहाबाद में था, एक पत्रकार ने पूछा गठबंधन का क्या रहेगा। मैं कहा जब तक तुम पूछते रहोगे इतना ही मजबूत चलेगा। आज आप मीडिया को कोसने के मूड में हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरुआत से। फैक्ट्स बताने के मूड ये में। तो आपके विरोधी कह रहे हैं ना गठबंधन टूटेगा, इसको लेकर सर एक सवाल मैं ये भी पूछ लूं। इनेलो आजकल ये नई बात ये कर रही है कि हम तो किसी के साथ भी जाएंगे बीजेपी और जेजेपी को रोकने के लिए, जिसमें कांग्रेस की भी बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन पार्टी का नेतृत्व लेता है, और वो नेतृत्व पार्टी के फिलॉसफी को लीड करता है। 1966 में चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस से पूरी तौर पर अलग होकर आगे बढ़ना शुरू किया था, और मुझे नहीं लगता कि 1966 से लेकर, चलो 71 फैक्चुअली, मैं तो 88 का जन्म है मेरा, आपको ज्यादा पता होगा। आपसे बात का है, लेकिन मैंने पढ़ा है सर। आप भी मगर मैं कह रही, ठीक है 71 में उस दिन से लेकर आज तक की फिलॉसफी में कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल हो, जनता दल हो, लोकदल हो, चौधरी देवीलाल का विजन फिलॉसफी जो लेके चला था, उसने अपने आप को कांग्रेस के साथ वर्स्ट टाइम में भी एलिनेट नहीं किया। मगर हमने अजूबे होते देखे हैं। बाला साहब ठाकरे ने नहीं किया था, मगर उद्धव ठाकरे ने किया। क्या मजबूरियां रहेगी वो तो भविष्य बताए। राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं तो राजनीति के अंदर सब कुछ संभव। छोटी सी टिप्पणी, हालांकि बहुत बार इस विषय पर बात हो चुकी है विधानसभा में, जो अभय की ओर से जो कहा गया आपके लिए, जो चोर कहा गया, उस पर आप कहेंगे? क्योंकि जनता में ठीक है कुछ फैक्चुअली चीजों को पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, एक संदेश जरूर जाता है कि अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो क्या ऐसा कोई ग्राउंड है, कुछ ऐसा है, लोग उलझन की स्थिति में आते हैं। जब आदमी अपना आपा खो जाए और लाइफ के उस स्टेज पे आ जाए कि भाई मेरे पास तो खोने को कुछ नहीं है, अगलों के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो, तो उसका क्या जवाब दोगे? लास्ट चीज तो यही है, आप चुप होके बैठे रहो, अगला थक के चुप हो जाएगा। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से रिश्ते में भी बड़े हैं। अब वो आपा खो जाए, किस सोच के साथ बोले, क्या बोले, मैं तो उस पर रिप्लाई करता हुआ भी अच्छा नहीं लगता। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। अंतिम सवाल और उस चीज पे मैं, अगर आप पूछना चाहते हो चोर है वगैरह बात, उनने एक चीज कही कि इसने सड़क पे जमीन ले ली।
मैं आपके चैनल पे भी दे चुका हूं, आप चाहते हो कि आपको रजिस्ट्रियों की रिकॉर्ड भी दे दूं। जो लैंड गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म की प्री इंडिपेंडेंस की रजिस्टर्ड है, वो मेरे नाम कैसे हो सकती है? ठीक है, आपने विधानसभा में भी इस बात का जवाब दिया। आखिरी सवाल, 2024 की जो लड़ाई होगी वो सीएम बनने की या फिर सरकार बनाने की होगी, कि गठबंधन में रहकर सरकार बनाए या अलग जाकर, या फिर सीएम बने हो? उसके लिए तो जहां तक देखो, है अलग ही लड़ना होगा। सीएम एक शब्द है, एक ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आज सबकी लड़ाई पहले एमएलए बनने की है। एमएलए कौन कितने बनाएगा उसके बाद आप डिसाइड करोगे लीड कौन करेगा। अलायंस में क्या होता है, अलायंस रहता है नहीं रहता, क्या होता है, ये सारी की सारी परिस्थितियां आज पोर्ट्रे करना, बताना, मुझे लगता नहीं कोई औचित्य रखती है। जो भी होगा। पर एक चीज बता सकता हूं, क्या जेजेपी जब 2018 की दिसंबर में बनी थी, आपने कभी ये सोचा था कि मैं डिप्टी सीएम के पद पर बैठ के आपके साथ चर्चा करूंगा? हमने मेहनत करी 11 महीने, 3 चुनाव देखे, उपचुनाव के अंदर हम किस मार्जिन से रहे और कैसे हमने सेकंड पोजीशन ली। हौसला बढ़ा वर्करों का, वर्करों ने मेहनत करी, मेहनत करके रिजल्ट आया। उसके जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारा अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, 5-5 सीटों पे लड़े। मेरे को छोड़ के हमारी पार्टी के 4 कैंडिडेट्स और आम आदमी के 5 कैंडिडेट्स, उनकी डिपॉजिट भी नहीं बची। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया और बारी बारी कहा गया छोरों का टोल है, छोरों का टोल है। और क्या 80 साल का बुजुर्ग हो या क्या 15 साल का युवा हो, वो छोरे बन के टोल घूमने लगा और हवा बनी। चौधरी देवीलाल जी क्या करते थे, हवा बनाओ हवा। चुनाव हारे, घर बैठे, और सुबह कोई आ जाए क्या जी क्या करना, क्या जाओ हवा बनाओ। हवा बनी और हवा बनने का नतीजा क्या हुआ, हम 10 एमएलए लेकर हरियाणा विधानसभा में आए, सरकार का हिस्सा बने, संगठन और ज्यादा स्ट्रांग किया। और आज भी मेरा प्रयास है कि जननायक जनता पार्टी के संगठन को मैं और स्ट्रांग करूं। और मैंने वो एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूं, अभी धनखड़ जी भी मेरे आगे बोल रहे थे, पीएम की भी बात सुनी है मैंने। उनने भी बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोला कि हम 2 एमपी की पार्टी थे और आज देश का सबसे बड़ा संगठन है। अगर हम उस चीज को सोचे तो ये जितने साथी बैठे हैं संगठन के, ये हवा बना गए तो क्या नहीं होगा। बिल्कुल, सब संभव है राजनीति में। तो सर, जो आपने बतौर डिप्टी सीएम किया उसकी तारीफ है, उसकी हम तारीफ करते हैं। जो नहीं किया उसके हम सवाल पूछते रहेंगे। और जो आपकी पार्टी का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया आपने। मैं तो आपका दोबारा धन्यवाद करूंगा कि आप 1 पॉइंट से ज्यादा की 5100 पेंशन नहीं पहुंची, दूसरा नहीं पूछ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने कई बातें पूछी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी। और एक और बड़ी खबर भी हम बता देते हैं, जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 33 नेताओं की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढ़ाते नजर आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास अभी आई। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा कि हमारी आई चीफ प्रतिमा दत्ता जी आए एक बार स्टेज पर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का सम्मान करें। के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उसी पर होती है